हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लाई, जहाँ पर आज से अपन न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट बोल सकते हो आप, वो शुरू करने वाले हैं, जो कि है अपना मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स आज से शुरुआत होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं मैकेनिक्स। तो सबसे पहले आज जो लेक्चर है उसमें सिर्फ अपन मैकेनिक्स कहाँ से आया, कैसे है, मतलब मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स देखते हैं, एनालिटिकल मैकेनिक्स देखते हैं, वो सब क्या है ये देखेंगे। और लास्टली अपन देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद में अपन जो है बेस से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से न्यूटन्स लॉ देखेंगे, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास, कोरिलियस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सो ऑन वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर रेस्ट को क्या करती है, स्टडी करती है। लेकिन मोशन और रेस्ट को कब स्टडी करेंगी? जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो तब। मतलब एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंटरेक्शन फोर्स आप बोल सकते हो, उसके अगर इन्फ्लुएंस में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप उसे क्या बोल सकते हो, उसकी स्टडी को, उसकी स्टडी को आप क्या बोल सकते हो, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द मोशन एंड रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरेक्शन। या फिर आप बोल सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। लेकिन कौन सी बॉडी? माइक्रोस्कोपिक बॉडी। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो, राइट। तो ये माइक्रो मीन्स आपको पता है स्मॉल, और ये जो माइक्रो है, MACRO माइक्रो है, वो होता है लार्जर बॉडी। तो लार्जर बॉडी के स्टडीज के लिए जो कुछ भी अपन यूज करते हैं, मतलब उसकी स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको आप बोलोगे मैकेनिक्स। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन आपको पता है कि मैकेनिक्स जो है वो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। एंशियंट टाइप से लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी साइंटिस्ट है या फिर जो कुछ भी लोग है वो क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशन, मोशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मोशन और फोर्स को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन एंड फोर्स को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स क्या है वगैरह वगैरह। बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो बहुत लोगों ने लगाने की कोशिश की, बट वो सारे कुछ जो कुछ भी एफर्ट्स है वो धरे की धरे कब तक रहे, जब तक अपने को क्या नहीं मिला, अपने को न्यूटन्स नहीं मिला। न्यूटन आए, न्यूटन के पहले मीन्स इन सेंस मैं ऐसी बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि न्यूटन के पहले भी मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स को रिलेट कर पा रहे थे, ऑब्जर्व कर पा रहे थे, लेकिन थियोरटिकल जो अपन लिखते हैं ना, F=ma, राइट, और अपन क्या लिखते हैं, फोर्स इज नथिंग बट dp/dt, वेयर dp इज योर मोमेंटम, ये सारी जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन अपन थेरोटिकल वे में नहीं कर पा रहे थे, ओनली ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, ऑब्जर्व करके आप बता पा रहे थे हाँ ये ऐसे से ऐसा होगा। लेकिन कब तक नहीं बता पा रहे थे, जब तक न्यूटन नहीं आए। इन 1687 जब न्यूटन आए, न्यूटन ने पूरे जो कुछ भी अपने थ्योरम है, जो अपन फेमसली न्यूटन्स लॉ से बोलते हैं उनको, न्यूटन्स लॉ दिए, न्यूटन ने पूरा थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, रिटर्न में एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीज जो है वो अपन सिर्फ बोल के नहीं हो सकता है ना, उसको प्रूफ करने की जरूरत होती है, और वो प्रूफ करने के लिए जो न्यूटन ने काम किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। न्यूटन के बाद में जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का उदय हुआ, ऐसे अपन बोल सकते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन वो स्टडी करने वाले। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम होता है, ऐसे 3 लॉज होते हैं। तो न्यूटन के लॉ तो अपन स्टडी करने वाले हैं, लेकिन न्यूटन के बाद, मतलब न्यूटन ने जो कुछ भी थियरी डेवलप की थी, उसको अल्टरनेट थ्योरी जो है वो लैग्रांजेस एंड हैमिल्टोनियन ने दी। लैग्रांजन और हैमिल्टोनियन ने क्या किया, कुछ मतलब जैसे अभी अपन पार्टिकल्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उनको न्यूटन्स लॉ के बजाय लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन से सॉल्व कर कर इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो जिस मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड अल्टरनेटिवली जो अल्टरनेट मेथड यूज की थी, अल्टरनेट मेथड आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने की, जो कि लैग्रांजन और हैमिल्टोनियन ने दी, उसके पूरे स्टडी को अपन बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे अपन? क्लासिकल मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स। ओके, अब मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन्स लॉ के और न्यूटन्स लॉ और उसके कॉन्सिक्वेंस की जिसमें अपन स्टडी करेंगे उसको अपन बोलेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स और वेक्टोरियल मैकेनिक्स। जहां पर अपन न्यूटन्स के लॉ के कॉन्सिक्वेंस के साथ स्टडी करेंगे उस मैकेनिक्स को अपन क्या बोलेंगे, न्यूटनियन और वेक्टोरियल मैकेनिक्स। अब इसे वेक्टोरियल मैकेनिक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन न्यूटन्स लॉ मतलब न्यूटन्स के जो कुछ भी लॉ है उसमें अपन जनरली किसके बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की स्टडी करते हैं। अब जो फोर्स है अपना, एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट, तीनों भी क्या है, अपने एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए जो स्टडी की गई थी, इसलिए न्यूटनियन मैकेनिक्स को वेक्टोरियल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। लेकिन जो अपनी अल्टरनेट मेथड थी, जो कुछ अपने लैग्रांजियन ने, हैमिल्टोनियन ने जो कुछ भी मेथड ली थी, उनको एनालिटिकल मैकेनिक्स बोला जाता है। दिस इज नॉट इन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, या फिर आप उसको वेक्टोरियल मैकेनिक्स नहीं बोल सकते, आप उसको बोलोगे एनालिटिकल मैकेनिक्स। अब एनालिटिकल मैकेनिक्स क्यों बोलोगे, क्योंकि जनरली जो अपन ने न्यूटन्स लॉ से देखा था कि न्यूटन्स लॉ से अपन फोर्स के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, ऐसे अपन बातें करते हैं। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लैग्रांज और हैमिल्टोनियन अपन काय की स्टडी करने लग गए, एनर्जी की स्टडी करने लग गए। जब अपन लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन पे जाएंगे, जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बीएससी में तो नहीं है, ओनली आप अगर जेस्ट एग्जाम देते हो तो ही आपको लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन है, ये एडवांस पार्ट है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, जैसे अपन यहाँ पर न्यूटनियन मैकेनिक्स में फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कर कर जो कुछ भी अपन चीजें निकालते हैं, उसके बॉडी के बारे में पता करते हैं, तो वही चीज लैग्रांजर और हैमिल्टोनियन में अपन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं, या फिर दूसरे एक्सेप्ट मतलब दूसरी चीजों से निकालते हैं जो कि अपने वेक्टर्स नहीं है। दैट्स व्हाई दैट मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल मैकेनिक्स। ओके, न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है अपने जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स को मैंने क्या बोला, जो स्टडी अपन ने न्यूटन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और उसके साथ साथ लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन के हेल्प से जो कुछ भी अपन ने एक आधे ऑब्जेक्ट की स्टडी की। अब ऑब्जेक्ट की स्टडी मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है, उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, उसके ऊपर इंपल्स क्या है, मोमेंटम क्या है, ये सब स्टडी अपन ने की, उसको अपन बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन ये जो न्यूटन्स के लॉ से, न्यूटन के लॉ के यूज से अपन जो कुछ भी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो कुछ भी मैकेनिक्स मीन्स स्टडी। ओके, तो न्यूटन्स के हेल्प से जो कुछ भी अपन स्टडी करते हैं उसको अपन बोलेंगे वेक्टोरियल मैकेनिक्स, और अपने जो लैग्रांजर और हैमिल्टोनियन है उसके स्टडी से अपन जो कुछ भी स्टडी करेंगे उनको बोलेंगे एनालिटिकल मैकेनिक्स। ओके, तो ये दो तो बात होगी बेसिक की, न्यूटनियन और हैमिल्टोनियन ने जो कुछ भी किया उसको एनालिटिकल बोलेंगे। लेकिन जो अपने ये जो कुछ भी डायनामिकल रिलेशंस थे उसको जो है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया गया। मतलब लैग्रांजर और हैमिल्टोनियन को आप ऐसे बोल सकते हो कि वो एक ब्रिज की जो पाया है, ब्रिज नहीं बोलेंगे, ब्रिज का जो पाया है वो बना रहा है। ओके, जब 1905 में आइंस्टाइन आए तो आइंस्टाइन ने क्या किया, ये जो कुछ भी अपने क्लासिकल मैकेनिक्स की जो कुछ भी सेंचुरीज से चलते आ रही थी, 1600 से ना, 1600, 1800, 17, 1800, जो कुछ भी 300 350 साल से चला आ रहा था, उसकी स्टडी किसने की, आइंस्टाइन ने की। और आइंस्टाइन का बोलना ये था कि हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी जो है वो बुरी नहीं है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अच्छी बात है, अच्छे सारे मतलब जो कुछ भी अपने एक्सप्रेशंस है उसको सबको फॉलो कर रहा है। बट कैसे फॉलो कर रहा है, जब पार्टिकल जो है वो माइक्रोस्कोपिक हो, माइक्रोस्कोपिक हो मीन्स आंखों से दिखने वाले हो, और उसके साथ ही वो जो पार्टिकल्स है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो, स्लो हो। अगर अपन ने क्या कर दिया, सबसे पहले आइंस्टाइन ने क्या किया, ये जो आइंस्टाइन महाशय हैं उन्होंने क्या किया कि एक तो पहले तो थ्योरी रख दी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लाइट की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट। और अगर सपोज टू बी v जो है, अपनी जो वेलोसिटी है वो c मीन्स अपना वेलोसिटी ऑफ योर लाइट, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ अवर ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ अवर लाइट। तो लाइट के वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो आप इजीली क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि लाइट के
क्या बोल सकते हैं उसको, स्पीड से या फिर वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैचअप करने लग जाए या फिर उसके इतनी स्पीड अगर हो जाए, तो ये जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है? क्योंकि उसमें जो है लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होगा, टाइम का डायलेशन होगा, ये सब जो है वो अपन पढ़ेंगे एसटीआर में। एसटीआर क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें अपने को पढ़ना है। तो ये जो एसटीआर है उसमें अपने को ये सब पढ़ना है। तो आइंस्टाइन ने क्या रख दी? एसटीआर थ्योरी रख दी। तो ये सब भी अपन जो है, ये जो मैकेनिक्स है, अपने जो चैप्टर का नाम है, आईआईटी जाम में भी बोल लो या फिर टीआईएफआर में, और क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह मैकेनिक्स दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें अपन एसटीआर भी पढ़ने वाले, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एसटीआर में आपको वो सब पढ़ना है कि कैसे ये हुआ। लेकिन ये जो क्लासिकल का आइडिया था, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स का आइडिया था, वो क्या बता रहा था? स्पेस एंड टाइम का रिलेशन, मतलब कौन से टाइम पे कहाँ ऑब्जेक्ट है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर आपको बता रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी? एसटीआर में क्या बोल दिया कि जब अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट से अगर स्पीड ज्यादा हो गई, तो स्पीड ज्यादा हो गई ऑब्जेक्ट की, या फिर क्या हो गया उससे स्पीड तक हो गया, या फिर इक्वल्स टू स्पीड हो गई, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम दे रही है, राइट। तो अब फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ला लिया आपने आइंस्टाइन जी ने। तो आइंस्टाइन जी ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, क्लासिकल न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है वो लो स्पीड को आप अच्छे से देख सकते हो, लेकिन जो है बेसिक नेचर जो है, बेसिक नेचर किसका? मैटर का। मैटर का बेसिक नेचर जो है, ये जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है वो इजीली बता नहीं पा रहा है। न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है वो फेल हो रहा है बेसिक नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बेसिक नेचर को, बेसिक नेचर ऑफ मैटर को बताने में फेल हो रहा है। और उसके साथ साथ वो क्या हो रहा है, अगर किसी बॉडी की स्पीड अगर आपने ज्यादा कर दी, स्पीड अगर आपने बढ़ा दी, तो भी न्यूटनियन मैकेनिक्स क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इनफ नहीं पाया गया, सच एज एटम के बारे में, न्यूक्लियर पार्टिकल के बारे में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल्स जो है, अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स जो बचे थे, उनके एक्सप्लेनेशन को कुछ ना कुछ अपने को चाहिए था। तो इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने को क्वांटम मैकेनिक्स से मिल रहा था। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने बहुत सारे ऐसे बॉडीज, लार्ज बॉडीज की, जो कुछ भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है और उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है, दोनों को, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स ऐसा मैकेनिक्स है जो आपने माइक्रोस्कोपिक को भी लगाया और माइक्रोस्कोपिक को भी लगाया, दोनों को भी लगाया, तो आपको इजीली रिजल्ट दे रहा था। ऑल्दो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गया, एक्सट्रीमम कुछ कंडीशंस में फेल हो गया, जो अपन देखने वाले हैं लिमिटेशंस क्या है। तो भी जो ये सक्सेसफुल जो रिमार्केबल थ्योरी है, मतलब अगर अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ कहीं कहीं पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स से आप कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, फिर अपने को क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से तो अपन स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों ना स्टडी किया जाए, ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों पढ़ना ना, जबकि ये कुछ चीजों पर लागू हो रहा है, कुछ चीजों पर लागू नहीं हो रहा है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स जो, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। ओके, टफ हो जाता है इन सेंस, अगर आपको छोटे से चीज का भी अगर निकालना है, या फिर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स है, वो जो है वो थोड़ा सा टफ होता है कुछ कुछ चीजों को सॉल्व करने में, जो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो इजीली सॉल्व कर पाता है। और डे टू डे लाइफ में जो है क्लासिकल मैकेनिक्स ही अपन देखते हैं, मतलब अगर एक आधी कार जा रही है, या फिर एक आधी बाइसिकल चल रही है, या फिर एक आधे ट्रेन की स्पीड निकालना है, तो ये सब चीजों के लिए जो है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो बहुत ज्यादा कारगर है, मीन्स बहुत ज्यादा इजी उसको माना जाता है। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, जो अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो आप इजीली क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाल सकते हो। अगर वही आपने क्वांटम मैकेनिक्स से निकालने की कोशिश की, या फिर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के वो लंबे लंबे एक्सप्रेशन से निकालने की कोशिश की, तो निकल तो जाएगा, लेकिन वो फिर एक टफनेस आएंगे ना। तो फिर जो चीजें इजी वे से होती है वो इजी वे से करो, जो चीजें नहीं हो रही है वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स से आप जा सकते हो। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या था? बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि वेक्टोरियल
वेक्टोरियल मैकेनिक्स किसे बोलेंगे, एनालिटिकल मैकेनिक्स किसे बोलेंगे। फिर वेक्टोरियल और एनालिटिकल में क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उससे कम होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की स्पीड, राइट। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो गई तो फिर वो फॉलो नहीं हो रहा था। फिर एसटीआर आया, अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया, जो आइंस्टाइन ने दिया। फिर लेकिन तो भी जो बेसिक नेचर है, कोई भी ऑब्जेक्ट का बेसिक नेचर है, वो एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा था। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, उस पे भी क्लासिकल मैकेनिक्स कहीं कहीं जगह फेल हो रहा था। तो ये सब चीज़ों के कारण क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे हुआ, क्या हुआ, अब इससे डिटेल में नहीं जाना है, बस इंट्रोडक्शन लेना है। तो क्या हुआ, अब लिमिटेशन जो है वो अपन देख लेंगे, एप्लीकेशन देख लेंगे। अब ये सब चीज़ें जो है वो शॉर्टकटली मैं बताती हूँ। अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स के लॉ देखेंगे, न्यूटन लॉ को अच्छे से स्टडी करेंगे। देन वी विल डिस्कस अदर जो कुछ भी है, अपने कोरिलेस थ्योरम, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑल, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या हुई कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताना नहीं सका। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बता नहीं सका मींस, अब आपको पता है कि देयर इज अ एटम, ओके, और एटम में आपके पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपके पास होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, राइट। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक आधे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मींस दैट इज इन द एक्सेलरेशन मोशन, है ना। तो ये क्या है, एक मोशन में है और उसको एक एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन होने की वजह से इसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। अब ये जो कुछ भी एनर्जी का लॉस होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे 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 अपनी जगह कम 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 कम, ऑर्बिट जो है वो छोटा 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 करते जाएंगे ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और वो जाकर कोलैप्स हो जाएगा इस न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में अगर कोलैप्स हो गया इलेक्ट्रॉन तो एटम का जो अस्तित्व है वो ही मिट जाएगा। अब एटम का अस्तित्व मिट जाएगा, अब देखो हर एक चीज जो है वो स्मॉल स्मॉल एटम से बने वाली है। अपन इंसान है, इंसान में भी एटम्स होते हैं, कोई भी चीज लो लो उसमें भी एटम्स होते हैं। अगर एटम्स ही नहीं रहे तो अपन जो है अभी जिंदा, वो कैसे है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाकर कोलैप्स होते गया, एटम कोलैप्स होते गए, एटम का फिजिकली वो मतलब ना ना के बराबर हो गया, तो ये जो सारी चीजें अपन देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, फैन देखते हैं, ये सब कहाँ से आया, अगर एटम कोलैप्स हो गया तो ये सब एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाया, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाया। फर्स्ट उसका लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेनेशन किस पे आधार पर दिया, ओनली ऑब्जर्वेबल थिंग्स के ऊपर, ऑब्जर्वेबल थिंग्स एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के ऊपर ही क्लासिकल मैकेनिक्स ने बोला कि हाँ इसका ऐसा हो सकता है। ऑब्जर्वेबल मीन्स वही माइक्रोस्कोपिक जो है, माइक्रोस्कोपिक को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ओनली माइक्रोस्कोपिक जो अपने को दिख सकते हैं उनको ही एक्सप्लेन कर पाया। और जो चीजें अपन दिखती है वही आप ज्यादातर यूज करते हो, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स अपन ज्यादा यूज करते हो, ओके। लेकिन जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स है, जो छोटे छोटे ऑब्जर्व है, जो अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अच्छे से देख नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन जो कब जब बात आती है अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, क्वांटम इफेक्ट की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत है ना वो यही से ही हुई, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर क्वांटम आया, क्वांटम ने फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगनबर्ग आए, उसके बाद में पॉलीज आए, पॉलीज ने अपने एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया, एंड फिर वो जो है वो डेफिनेशन आती गई, फिर ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा, फिर आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने तू कुछ डाला, और ऐसे करके क्वांटम की शुरुआत हुई। तो ये शुरुआती कब हुई, जब क्लासिकल मैकेनिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोटो इलेक्ट्रिक, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में क्या है, उसके जो वीडियोज है मेरे चैनल पे, मैंने कुछ 1-1.5 साल पहले बनाए थे, वो होंगे, तो आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हो कि वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो और दूसरी बात कि हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रा होता है, हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रा क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूव नहीं कर पाया, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को भी प्रूव करने के लिए अपने को क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो दिस आर द लिमिटेशन, ये क्या हो गया, आपके लिमिटेशन हो गए क्लासिकल मैकेनिक्स के। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ
अब लिमिटेशन तो देख लिया ना कि इतनी लिमिटेशन है, लेकिन एप्लीकेशन भी बहुत सारे। एस्ट्रोनॉमी में एप्लीकेशन है। एस्ट्रोनॉमी मीन्स ऐसी स्टडीज जो अपन स्पेस की स्टडी करते हैं, जिसमें अर्थ, मून, सैटेलाइट वगैरह वगैरह इसकी सब अपन स्टडी करेंगे, है ना। तो एस्ट्रोनॉमी में जो है ऑब्जेक्ट जो है सारे के सारे पहले तो माइक्रोस्कोपिक है, ओके, और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, अच्छे से ऑब्जर्वेबल है। तो ये जो सारी चीजें हैं इजीली ऑब्जर्वेबल है, माइक्रोस्कोपिक है। क्लासिकल मैकेनिक्स से आप उसको देख सकते हो कि हाँ उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा, वो कितने इससे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। ये जो सारी चीजें हैं मोशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इसके सारे की मोशन जो है वो अपन क्लासिकल मैकेनिक्स से इजीली कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा मिशन मंगल में, आपको वहां पर सोनाक्षी सिन्हा का काम क्या था कि उसकी जो ऑर्बिट है उसको ई की वैल्यू, जो अपनी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, वो बढ़ाकर आप उसको क्या करते हैं, इलेप्टिकल पाथ से फिर वो बड़ा बड़ा पाथ करके उसके पाथ के बाहर निकाल देते हैं। ये भी अपन पढ़ने वाले क्लासिकल मैकेनिक्स में। ये कैसे होगा कि ई की वैल्यू कैसे रही, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, इलेप्टिकल मोशन करेगा, या फिर वो उस ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा। ये सारी भी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके भरोसे हुई, पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स के भरोसे हुई। अब केमिस्ट्री में भी यूज है, भले ही हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस को वो नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे फिजिकली है, अभी स्टेबल है। ये भले ही केमिस्ट्री में एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स, बट जब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन मॉलिक्यूलर कोलिजन, जब मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है, वो सारा जो है वो केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ही चाहिए, ठीक है। जियोलॉजी में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ एंड अर्थ की जो सारी चीजें उसकी स्टडी, ठीक है। तो सेस्मिक वेव जो है, ओशियन में जो वेव्स आती है वो कैसे आती है, टाइडल्स कैसे आते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो अपन जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ही काम आता है। और बाद में बात रही इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग तो मोस्ट ऑफ इस पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कार्स के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के बारे में, बाइसिकल्स के बारे में, या फिर किसी भी स्पीड की चीजों के बारे में, कोई भी मशीन वगैरह बनाना है तो उसकी स्पीड क्या होंगी, उसका रोटेशन कैसा होना चाहिए, उसका मोशन कैसा होना चाहिए, ये सारी की स्टडी अपन करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। तो वो सारी की स्टडीज जो है वो इंजीनियरिंग स्टडीज में भी क्लासिकल मैकेनिक्स यूज होता है। ऑल्दो उसके लिमिटेशंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस है, लेकिन यूजेस भी बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा यूजेस भी वहां पर अपने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का बेसिक अपन ने देखा कि मैकेनिक्स कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी लिमिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अब अपन शॉर्टकटली देख लेंगे कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो देखकर अपन स्टॉप करेंगे, फिर न्यूटन के जो लॉ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द ऐसी एक फ्रेम, मतलब एक इमेजिनरी फ्रेम है, ठीक है। अब इमेजिनरी फ्रेम है मींस आप ऐसे बोल सकते हो अज्यूम्पशन है, ओके। अब अगर एक आधी बॉडी है, सपोज टू बी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है ये अपने को एग्जैक्ट बताने के लिए अपन क्या करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। मींस ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, वहां से उसका डिस्टेंस क्या है ये अपन जनरली बताते हैं। जनरली वी यूज थ्री डायमेंशनल देखते हैं। जैसे सपोज एक आधा घर है, ठीक है। घर का एक आधी वॉल अगर आप कंसीडर करो तो वॉल का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसे अब करके अपन थ्री डायमेंशन उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आधे ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोजीशन बताना है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर सपोज टू बी ये मेरे पास अभी स्केल है, ओके। अब ये सेल जो है वो यहाँ पर है, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर है ये स्केल, ये बताने के लिए मैं क्या करूंगी, वॉल के वहां से देखूंगी कि एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है और जेड एक्सिस में कितना है, ठीक है। शॉर्टकटली बता रही हूँ कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप मानोगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस मीन्स अपन कोई भी एक चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए, रेफरेंस के लिए रखते हैं और वहां से कंपेयर करते हैं और उसकी पोजीशन आप फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन होता है, पोलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्पेरिकल होता है, लेकिन जनरली अभी मैं कार्टेशियन की बात कर रही हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है और जेड एक्सिस से कितना दूर है, ऐसे अगर अपन ने फाइंड आउट किया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो देयर आर
टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन्स लॉ होल्ड होते हैं, न्यूटन्स लॉ जो है वो होल्ड होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स ऐसा रेफरेंस जहां पर न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं होते, होल्ड नहीं होते, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पे स्पेशल एक वीडियो बनेगा, उसमें सब कुछ मैं बताऊंगी, बस यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको अब इस पॉइंट से मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आप एक वेक्टर का यूज करोगे और उस वेक्टर को अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और उस वेक्टर को अपन डिनोट करते हैं आर बार से। अब बार क्यों लगाया? क्योंकि दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। उसको एक कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आर बार को अपन कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्सिस में जितना है उतना, वाई एक्सिस में जितना और जेड एक्सिस में जितना है उतना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक्स एक्सिस में सपोज एक्स एक्स तक है, वाई तक है और जेड तक है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ओके। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये बात एक समझ लो, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आईआईटी जाम की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर यूपीएससी जीआईएस की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप सीएसआईआर गेट की पढ़ाई कर रहे हो, तो सभी के लिए ये जो लेक्चर है वो यूजफुल है। और मैं इतना फास्ट और इतने डीप में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो, एमएससी स्टूडेंट हो या फिर यूपीएससी एक्सपेरेंट हो, तो आपको 12th तक का नॉलेज होगा, राइट। जहां पर मुझे लगता है कि आपको ये नॉलेज बताना जरूरी है, वहां पर मैं बताऊंगी। अगर अपन बेस से हाई लेवल जा रहे हैं, तो बेस जो है वो मुझे सिर्फ बताना है आपको। देखो, कोई भी चीज है अगर वो 2-3 साल पड़ी रही तो उस पे क्या हो जाती है? धूल लग जाती है, ओके। तो वो धूल को साफ करने का काम मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा रिवाइज कर कर बता रही हूँ। पूरा की पूरा उसको धोना नहीं है, उस चीज को पूरा की पूरा नया नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि उस चीज को अगर पूरा की पूरा नया बनाना है तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, अपना सिलेबस कवर नहीं होगा। क्योंकि सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स बनाया है, उसमें मैं पूरा थ्योरी ले रही हूँ। उसके बाद में ये थ्योरी के बाद में मुझे पीवाईक्यूज, यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज लेना है, यूपीएससी जीआईएस मेन के पीवाईक्यूज लेना है, टीआईएफआर, जेएस, गेट, आईआईटी जाम और इनके भी पीवाईक्यूज लेना है, राइट। तो अगर मुझे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्स बनाना है तो मैं एकदम बेस से शुरुआत नहीं करूंगी। और अपना जो है वो कैसा है कि एक एग्जाम आने वाली है 2023 में, जो सारी एग्जाम्स को अपने को क्रैक करना है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबको अपने को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बस ये फ्रेशन अप कर रही हूँ। अगर फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको कोई चीज ऐसा लगा कि हाँ ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करना है? आपको बिना कोई डाउट आपको बस कमेंट में डालना है कि मेक वीडियो ऑन दिस, या फिर बस आप उसका नाम डाल दो कि हाँ आपको इनर्शियल फ्रेम नहीं समझा, डाल दो। मैं स्पेशल फिर रिक्वेस्टेड वीडियोस बोल के एक प्लेलिस्ट चालू कर दूंगी और उसमें वो वीडियोस डाल दूंगी। मीन्स क्या होगा, जो बच्चों को, अगर मैंने बेस से स्टार्ट किया तो बहुत लोग बोर हो जाएंगे, तो वो बच्चे बोर नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे ध्यान में रखना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, ये भी ध्यान में रखना है। और जिन बच्चों को नहीं समझा उनको समझना चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे डाल देना कि हाँ ये मुझे नहीं समझा, मैं फिर उसको क्या करूंगी, उसका एक वीडियो बनाऊंगी और वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो स्लो है, जो स्लो है मीन्स एवरेज स्टूडेंट है, जो टॉपर्स है वो इन वीडियोस को देख पाएंगे। लेकिन जो एवरेज के बिलो है, मतलब जिनका बेसिक थोड़ा कच्चा है, एवरेज के बिलो मीन्स बेसिक कच्चा है और कुछ नहीं, तो जिनका बेसिक कच्चा है, जिनको कुछ नहीं समझा, बस आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो दिस इज द आर पोजिशन वेक्टर। अब आर ये एक पोजिशन वेक्टर है, ओके। अब आर एक पोजिशन वेक्टर है, तो ये क्या बता रहा है? पोजिशन बता रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जो है वो टाइम पर डिपेंड है, एट दैट टाइम वो कहाँ पर है, वो क्या है, आप इससे इजीली बता सकते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आर जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, ओके। अब इससे आप क्या कर सकते हो? इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी आप क्या है? वेलोसिटी इज योर वेक्टर। तो वेलोसिटी आप क्या निकाल सकते हो? dr by dt मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो dr by dt, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप प्लस dz by dt के कैप, राइट। ऐसे आप उसके वेलोसिटी को लिख सकते हो। वेलोसिटी के बाद में आ गया एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो dv बाय dt, और इसी आप ऐसे लिख सकते हो d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। तो इसी का क्या हो जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर का के कैप। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक चीज हो गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स ऐसा एक फ्रेम जिसको आप रेफरेंस मान के पता करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बस में बैठे हुए, ठीक है, अब बस में आप बैठे हुए हो, मैं बस के बाहर खड़ी हूँ, तो मेरे लिए बस जो है वो मोशन में है, तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो गई। लेकिन जो बस में बैठा हुआ है उसके लिए बाहर की चीजें मूविंग है, बस की जो चीजें है, बस में कोई अगर आपके सीट्स है या फिर आपके सामने कोई अ, खड़े हैं या फिर कोई बैठे हैं, तो वो जो है आपको कैसे दिखेंगे, वो रेस्ट में दिखेंगे, राइट। और बाकी जो बाहर की चीजें है वो आपको कैसे दिखेंगी, मोशन में दिखेंगी। तो फॉर दैट पर्सन आपकी अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, मेरे लिए अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो लिमिटलेस है, कोई भी आप लिमिट नहीं बता सकते, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए 3 अजम्पशन होना जरूरी है। अब वो जो 3 अजम्पशंस है वो क्या है वो मैं बता देती हूँ, और यहाँ का लेक्चर आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो 3 अजम्पशन जो है, फर्स्ट अजम्पशन ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो लिमिटलेस है, आप कोई भी लिमिट नहीं लगा सकते, आप कोई भी लिमिट ले सकते हो, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपको चूज कर सकते हो, वो आपके मन पर है। दूसरी जो है टाइम की बात है कि टाइम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है फॉर कोई भी ऑब्जर्वर हो, अगर ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व मैं भी कर रही हूँ और आप भी कर रहे हो, तो दोनों के लिए टाइम जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सली आप एक ही टाइम उसे बोलोगे, मतलब दो डिफरेंट टाइम पे एक चीज नहीं हो सकती, ठीक है, राइट। तो टाइम क्या होगा, यूनिवर्सल होना चाहिए। और थर्ड चीज जो है वो क्या है, हाँ, मोशन ऑफ पार्टिकल जो है, मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पोजीशन के चेंज से फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपका चेंज होता है तो उसको आप बोलोगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में है। अब इवेंट किसे बोलेंगे ये भी समझ लो। इवेंट मीन्स क्या कि एक आधे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है, एक आधे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलेगा तो टाइम जो है वो स्टॉप नहीं होने वाला। एक बात हमेशा याद रखना, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम जो है दोनों भी हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे, कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। समय कभी भी किसी के लिए रुकता है क्या, नहीं रुकता। तो स्पेस एंड टाइम जो है दोनों भी कंटिन्यूअस है, राइट। तो अगर सपोज मेरी पोजीशन यहाँ से यहाँ जा रही है, सपोज यहाँ से मैं यहाँ आ रही हूँ, ठीक है, तो पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो पोजीशन का और टाइम का अगर साथ में बदल होता है तो आप उसे बोलोगे इवेंट, उसे क्या बोलोगे, इवेंट। तो ये जो इवेंट वगैरह है ना एसटीआर में अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इवेंट से ही अपन फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें देखने वाले, ठीक है। तो स्पेस एंड टाइम में जब चेंजेस होंगे तब उसे आप क्या बोलोगे, एक इवेंट हुआ, ठीक है। तो दिस इज द बेस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मुझे पता है दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर मैकेनिक्स, फर्स्ट लेक्चर है, बहुत बेसिक था, इसमें कुछ नहीं था। आपको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है, तो नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप इसको 2x पर देखो, लेकिन देखो क्यों देखो, क्योंकि बस आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने जो कुछ भी इस पे धूल लगे वाली है ना, आपके जो कुछ भी नॉलेज है उसको धूल को साफ करना है। तो साफ करने के लिए लगे तो आप 2x पर देखो, 1.5x पर देखो, या फिर 1.75x पर देखो, लेकिन देखो जरूर। और हाँ, डोंट जज,
जज द बुक बाय इट्स कवर, तो ये भी है, आपको एक लेक्चर देख के जज नहीं करना है। मैं बताती हूँ आपको, 3 और 4 लेक्चर्स लगेंगे। 3 और 4 लेक्चर में बहुत बेसिक चलेगा, आपको लगेगा बहुत ही बेसिक चलो है। इन 3 और 4 लेक्चर के बारे में बाद में जब जो अपना मेन टॉपिक आएगा ना, मेन टॉपिक में इतना इजी जाएगा आपको आपको मतलब फास्ट 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 सब कुछ समझ में आ जाएगा, और फिर अपनी स्पीड अप भी होंगी। और देखो यहाँ पर जो है, ये जो सारा है, मैं फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन बताती हूँ कि ये जो वीडियोस है वो किसके लिए ध्यान में रखा है मैंने। यूपीएससी जो मेंस है उस एग्जाम को, जो आपका ऑप्शनल फिजिक्स होता है उसके लिए, उसके साथ साथ यूपीएससी जो जियो साइंटिस्ट की एग्जाम होती है उसमें भी आपको यूज होगा। जियो साइंटिस्ट मीन जियो फिजिसिस्ट की आपकी एग्जाम होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ टीआईएफआर, जेस्ट, देन आपकी होगी गेट, देन आपका हो गया आईआईटी जाम, एंड आपका और कौन सी एग्जाम होगी, सीएसआईआर नेट। और जो कुछ भी आपकी एग्जाम्स होती है महाराष्ट्र लेवल पे, जैसे एमएस सेट एग्जाम होती है, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दैट, ये सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स बनाया है, जिसमें अभी अपन जो है सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, राइट। और दूसरी बात ये कि थ्योरी के बाद, मतलब थ्योरी के बाद में मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थ्योरी के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखो, ये जो सारी एग्जाम्स है, टीआईएफआर, जेईई, आईआईटी जाम, ये सारी जो एग्जाम्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो पूरी की पूरी एमसीक्यू बेसिस पे, राइट। और यूपीएससी मेंस जो है वो भी आपका क्या है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, राइट, डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है। और जियो साइंटिस्ट जो है वो मिक्स है, आपकी प्रीलियम जो है वो आपकी क्या होंगी, एमसीक्यू होंगी, और आपके जो मेंस हो है वो क्या होंगे, आपके डिस्क्रिप्शन होगा, आपको पूरा की पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको बीएससी की जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, राइट, पूरा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहेगा। तो मैं क्या करूंगी कि एक, हाँ, वीडियो मैंने एक बनाया इन सारे एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर क्या करेंगे अपन, पीवाईक्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करेंगे। मतलब अगर मैंने सपोज टू बी 4 to 5 वीडियोज ऐसे बना दिए, सपोज अपन सेंटर ऑफ मास तक चले गए, तो सेंटर ऑफ मास तक के जो है उसके ऊपर बेसिस पे यूपीएससी मेंस में कौन से क्वेश्चन है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसके लिए डिफरेंट वीडियो होगा, डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी। और ये जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें एमसीक्यू पैटर्न आता है उसके लिए डिफरेंट होगा। तो 2 प्लेलिस्ट बन जाएगी, एक आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए और एक आपके एमसीक्यू के लिए। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है, जाकर देखना है आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाले पीवाईक्यूज, वो क्वेश्चंस। और जो कुछ भी आपके इसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, टीआईएफआर, जेईई, गेट, आईआईटी जाम, सीएसआईआर, एमएस सेट, आरपीएससी, गुजरात सीईटी एंड ऑल, तो उन सब के लिए आपको क्या करना है, जो मेरे पीवाईक्यूज एमसीक्यू वाले पीवाईक्यूज है वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया आज के पूरे टॉपिक का इलेबोरेशन, ठीक है। मैंने आपको मैकेनिक्स क्या है ये बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताया, और एग्जाम पैटर्न वाइज कैसे चलेगा ये बताया। ये सब बातें हो गई, लेकिन और एक मेन इंपॉर्टेंट बात रही है,